स्वागत है आपका। शुरू करें। जी नमस्ते एवरीवन। तो आज थोड़ा नमस्कार। अभी तक जो इस श्रृंखला में 10 संगोष्ठी हमारी हुई है, 10 व्याख्यान हुए हैं, उसको हम संक्षिप्त में थोड़ा कवर करने का प्रयत्न करेंगे। यदि पूरा कवर नहीं हुआ तो दो भाग में इसको करना पड़ेगा। वैदिक ज्ञान विज्ञान सीरीज की ये प्लेलिस्ट है, जिसमें भारतीय वैदिक ज्ञान विज्ञान के भाग एक से हमने शुरू किया, जिसमें लघु परिचय दिया गया। भाग दो में वैदिक विज्ञान में द्रव्य और ऊर्जा के ऊपर, उसके संरक्षण के ऊपर। भाग तीन में विज्ञान के मूल स्रोत, वैदिक दर्शन से मॉडर्न फिजिक्स तक, उसके ऊपर चर्चा हुई थी। भाग चार में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी के ऊपर था। भाग पांच वैदिक दर्शन में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के ऊपर था, थियरी ऑफ ग्रेविटी इन वैदिक फिलोसॉफी। भाग छः आधुनिक भौतिक और वैदिक विज्ञान में समय सापेक्षता, टाइम डायलेशन के ऊपर था। भाग सात भौतिकी वैशेषिक दर्शन की नींव पर खड़ा है, क्या आधुनिक भौतिक विज्ञान वैशेषिक दर्शन की नींव पर खड़ा है, उसके ऊपर था। भाग आठ जो है वो आधुनिक भौतिक विज्ञान की भारतीय नींव और उसको कैसे हम इंटीग्रेटिंग IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिसाब से कैसे हम स्कूल, खास करके स्कूल एजुकेशन में और कंटिन्यूएशन में कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, कैसे हम वैदिक भौतिकी को, भारतीय दर्शन के आधार पर फिजिक्स पढ़ा सकते हैं और उसकी क्या आवश्यकता है, उसके ऊपर हुआ था। पार्ट नाइन जो है इस श्रृंखला का, भाग नौवा, वो वैशेषिक दर्शन में गणितीय भौतिकी की, मैथमेटिकल फिजिक्स के की कुछ झांकी के ऊपर, ग्लिम्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स इन वैशेषिक दर्शन के ऊपर हुआ था। और भाग दस जो है वो वैदिक भौतिकी, कर्म, मनोविज्ञान आदि में संस्कार। तो इसमें हमें एक सूत्र प्राप्त हुआ था, संस्काराभावे गुरुत्वात् पतनम। इस सूत्र में संस्कार शब्द, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, वैदिक भौतिकी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, इस वैशेषिक दर्शन के इस सूत्र की, तो संस्कार जो है वो वेग या मोमेंटम के लिए प्रयोग किया गया है, ऐसा अर्थ निकलता है। लेकिन कर्म, मनोविज्ञान आदि में भी, धर्मशास्त्र आदि में भी संस्कार शब्द आता है संस्कृत वाङ्मय में। और वो कहाँ कहाँ है, कितना व्यापक है उसका अर्थ, वो सब हमने चर्चा विमर्श जो किया था, प्रस्तुतिकरण मैंने जो किया था, वो भाग 10 में किया गया था। और आज हम प्रयत्न करेंगे कि 6 7 और जो भाग 8 है उसको बाद में लेंगे, क्योंकि वो शिक्षा के अंदर, स्कूल और बाद में कंटिन्यूशन में हायर एजुकेशन में शिक्षा के अंदर कैसे इसको लेना चाहिए, लाना चाहिए, क्यों लाना चाहिए, उसके ऊपर था। आज हम भाग 6 7 9 और 10 का एक रिवीजन या सारांश क्या रहा उस व्याख्यानों में, उसके ऊपर दृष्टिपात करेंगे। ये जो YouTube चैनल है, इस चैनल पर एंशियंट भारतीय विजडम, वैदिक दर्शन विज्ञान व्यवहार, इस नाम की ये चैनल है। इसमें ये सब एक ही प्लेलिस्ट में ये दिए गए हैं। और इनके साथ साथ छोटे वीडियो बनाने का इन्हीं वीडियो से निकाल के प्रयत्न किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्याख्यान 6 जो था। क्या ये दिख रहा है व्याख्यान 6? तो इसमें हमने समय सापेक्षता, टाइम डायलेशन की तुलना के ऊपर विचार किया था, और ये 19 नवंबर को हुआ था ये व्याख्यान। और उसमें ये समय सापेक्षता के सिद्धांत, टाइम रिलेटिविटी के की तुलना और उसका तुलनात्मक अध्ययन कहें तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित घटनाओं के साथ किया गया था। और इसमें महत्व और प्रामाणिक प्रामाणिक रूप से जो विषय रखे गए थे वो थे, 18 पुराण में से एक श्रीमद् भागवत है, जिसमें 18,000 श्लोक, कुल 18 पुराणों में 4 लाख श्लोक। भागवत में ऐसे गूढ़ विषय दिए गए हैं कि विद्वानों की कसौटी
भागवत में होती हैं, विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये सूत्र बहुत प्रसिद्ध हैं। जब भागवत की बात आती है, विद्वता की बात आती है, विज्ञान की बात आती है तो। और इसमें बहुत सारे सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत भरे पड़े हैं, जिसको समय समय पर हम प्रस्तुत करते रहेंगे, चर्चा विमर्श उसके ऊपर लाते रहेंगे। इसके ऊपर जो मुख्य विचार हमने किया था वो था कि वेग आधारित समय विस्तरण, जो वेलोसिटी टाइम डायलेशन एक होता है, उसके ऊपर तो गतिमान वस्तु की घड़ी स्थिर वस्तु की तुलना में धीमी चलती है, मूविंग क्लॉक गोज स्लो। ये जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का विशेष सापेक्षता सिद्धांत है, उसके ऊपर हमने उस संदर्भ में विचार किया था। दूसरा जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी धीमी बढ़ती है। तो जो गतिशील वस्तु यदि जैविक वस्तु शरीर है, मनुष्य है या अन्य के जीव हैं, तो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी इस केस में धीमी पड़ जाती है। और इंटरस्टेलर मूवी जो हॉलीवुड का है, उसमें ये दृष्टांत के रूप में हम देख सकते हैं। मानव शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। अब ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन जो होता है, एक वेलोसिटी टाइम डायलेशन है वो हमने बात की। दूसरा ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, उसकी बात इसमें की गई कि प्रबल गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में भी समय धीमा पड़ जाता है। ब्लैक होल के पास से जब गुजरते हैं, ऐसा वो मूवी में दिखाया गया है, हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी में। और बाद में उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो धीमा पड़ जाता है। तो दो प्रकार की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन आता है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वेलोसिटी टाइम डायलेशन की बात की गई है। और हॉलीवुड की इस फिल्म में बताया गया कि गार्गेंचुआ ब्लैक होल के पास, मिलर ग्रह पर ये लोग जा रहे थे, तो गार्गेंचुआ ब्लैक होल के पास से गुजरते हैं। और उस समय जो वहाँ उन्होंने गुजारा हुआ 1 घंटा होता है मिलर ग्रह पर, वह पृथ्वी पर के 7 वर्ष के बराबर होता है। अब श्रीमद् भागवत में जो आया, राजा ककुदमी, जो बाद में रैवत राजा के नाम से भी प्रसिद्ध है, और उनकी पुत्री रेवती, 9वें स्कंद के तीसरे अध्याय में ये प्रसंग आता है। बहुत संक्षिप्त में वहां पर आता है, लेकिन उसको यदि विज्ञान के आधार पर उसका विस्तरण किया जाता है, तो ये बात मिलती है कि राजा ककुदमी अपनी पुत्री रेवती के लिए उपयुक्त वर की खोज में चिंतित होकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं और ब्रह्मा जी से परामर्श लेते हैं। और बाद में वहां वो जो समय व्यतीत करते हैं, उस समय में यहाँ पर बहुत सारा समय बीत चुका होता है। पृथ्वी का संपूर्ण नक्शा बदल गया होता है। यही वेलोसिटी टाइम डायलेशन और संभवतः ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन भी, जितना समय रुके वहां उस समय में ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन हुआ, और जितना समय यात्रा की उस उतने समय में वेलोसिटी टाइम डायलेशन, इन दोनों टाइम डायलेशन के प्रभाव के कारण पृथ्वी का संपूर्ण नक्शा बदल जाता है उनकी यात्रा के दौरान। और सभी संभावित वर और उनके वंशज काल के गर्त में समा जाते हैं। और बाद में जैसे ब्रह्मा जी ने उनको एडवाइस किया था, उनको प्रेरणा दी थी, बलराम जी के, श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी के साथ ककुदमी राजा की पुत्री रेवती का विवाह का जो सुझाव दिया गया था वो होता है। तो इसमें ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखे जाए रिलेटिविटी के हिसाब से, तो इतने सारे वर्ष बीत जाते हैं। और वहां पर कोई वृद्धावस्था न ककुदमी को न उनकी पुत्री रेवती को प्राप्त होती है, और यहाँ पर अनगिनत पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं। तो जैसा इंटरस्टेलर में सरल एग्जाम्पल से दिखाया गया, वैसा ही यहाँ पर ये देखने को मिला। और ये इतना प्राचीन दृष्टांत है श्रीमद् भागवत महापुराण का, कि ये मॉडर्न जो फिजिक्स की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी डेवलप होने से पूर्व का दृष्टांत है। और इसमें हमने ये सारे विचार और चर्चा विमर्श किए थे। इसके ऊपर यदि हम देखने जाए, तो संक्षिप्त में कथा के भाग को छोड़ दें तो वैज्ञानिक विश्लेषण हमने इसमें किया था कि ब्रह्मलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक की यात्रा सर्वोच्च है, देवलोक उससे पहले आ जाता है। और ब्रह्मलोक अधिक दूर है, अधिक समय विस्तारण होगा, और देवलोक निकट है तो उसमें कम समय विस्तारण होगा। ये भी चर्चा हमने तुलनात्मक अवलोकन इसमें विचार किया था। लोकों की स्थिति के अनुसार समय विस्तारण, टाइम डायलेशन जो होता है वो भी भिन्न होता है। कौन सा लोग कितनी दूरी पर स्थित हैं, वहां पर गुरुत्वाकर्षण का कैसा प्रभाव है, ऐसी हम रिवर्स
इंजीनियरिंग जैसा कुछ विचार करें तो कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ के गुरुत्वाकर्षण में भी उतना उतना प्रबलता, जैसे जैसे ऊपरी लोक होते हैं उसमें प्रबलता बढ़ती जाती होगी। दूरी और गुरुत्वाकर्षण दोनों समय को प्रभावित करते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स कहता है, मॉडर्न थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। और इसी निष्कर्ष को हमने लोक परलोक के विषय में भी लगाना उचित समझा, खास करके जब ऐसे दृष्टांत हमें हमारे इतिहास पुराण आदि ग्रंथों में मिलते हैं तो। और इसकी समानताएं हमने कॉन्सेप्चुअल ओवरलैप्स जो दिखाए गए थे श्रीमद् भागवत की इस कथा, राजा ककुदमी और उनकी पुत्री रेवती वर्सेस हॉलीवुड का मूवी इंटरस्टेलर, जो साइंस फिक्शन मूवी सुपरहिट रहा, उसके साथ। तो उसका यदि हम कंपैरिजन करें कॉन्सेप्चुअल ओवरलैप्स, तो राजा ककुदमी और उनकी पुत्री रेवती कोइंसिडेंस ही कहेंगे हम, और कुछ क्लेम करना नहीं चाहते हैं। इंटरस्टेलर में भी कूपर जो पायलट रहे और उनकी पुत्री मर्फ, उन्हीं का पिता पुत्री का ही संबंध दिखाया गया है इंटरस्टेलर मूवी में। कोइंसिडेंस ही मान लीजिए कम से कम। जो श्रीमद् भागवत और हमारे इतिहास पुराण आदि ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग हैं कि इसमें क्या है, ये तो कथाएं हैं, काल्पनिक बातें हैं, तो वे कोइंसिडेंस ही मानकर भी विचार करें कि इन दोनों में पात्र भी ऐसे पिता पुत्री के ही लिए गए हैं। तो संबंध पिता पुत्री का ही। यहाँ पृथ्वीलोक और भूलोक और ब्रह्मलोक गंतव्य स्थान की बात है, वहां पर पृथ्वी और मिलर ग्रह जो काल्पनिक ग्रह है ब्लैक होल के पास, उसकी बात है। पुत्री के लिए वर की खोज, यहाँ मानव जाति को बचाना। यात्रा का साधन विमान होगा, ऐसी ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि यान के द्वारा ही पहले के समय में लोक परलोक की यात्राएं भी होती थी, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। और पृथ्वी पर जो बहुत प्रतापी राजा या ऐसे ऋषि महर्षि होते थे, ऋषि महर्षि अपने सिद्धियों के बल के ऊपर चले जाते थे, यान के बगैर भी वो आवागमन करते थे। और जो राजा होते थे, या फिर जैसे रावण के पास भी पुष्पक विमान कुबेर जी से लिया हुआ था, तो अंतरिक्ष यान आज मॉडर्न साइंस में जिसको ये बताया गया है। तो ऐसा कंपेरेटिव कॉन्सेप्चुअल ओवरलैप्स हमने दिखाए थे इस व्याख्यान में। और बाद में समय विस्तारण के बाद इंटरस्टेलर और भागवत के समय विस्तारण के कॉन्सेप्ट्स की चर्चा की गई। और उसके बाद हम संक्षिप्त में इसको करें, क्योंकि आगे और 3 लेक्चर का भी हम इसको कवर करेंगे। तो इसमें जो समान संदेश जो दोनों में से मिलते हैं, लेसन्स मिलते हैं, वो हैं कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, समय निरपेक्ष नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स भी ये मानता है टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, टाइम डायलेशन के हिसाब से वो कम ज्यादा होता रहता है, उसकी गति कम बढ़ती घटती रहती है। जो ऑब्जर्वर है उसकी स्थिति, पोजीशन और स्पीड के ऊपर निर्भर करता है, उसके डायमेंशंस के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या है, उसकी गति क्या है। उसके लिए वो सापेक्ष है कि निरपेक्ष है, वो ऐसा दिखता है उसको। सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई घटना बनती होगी तो उसको वो निरपेक्ष जैसा लगेगा। जैविक घड़ी भी प्रभावित होती है, केवल भौतिक घड़ी प्रभावित नहीं होती है, ये भी मॉडर्न फिजिक्स और मॉडर्न साइंस मानता है। ब्रह्मांड के रहस्य मानवीय कल्पना से परे हैं, लेकिन साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के जो महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज की गई हैं हजारों वर्षों पूर्व हमारे संस्कृत वाङ्मय में, वे भी अद्भुत हैं। और वे भी मानवीय कल्पना से, आज के मनुष्य की कल्पनाओं से परे ही लगते हैं, और इसलिए वो कई बार ये मानते हैं कि ये तो काल्पनिक है और इसका कोई अर्थ नहीं है। जब श्रीमद् भागवत की कथा कथा पांडालों में बताई जाती है और रेवती और उनके पिता ककुदमी की इस यात्रा का व्याख्यान होता है, तब बहुत सा अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसको विज्ञान के रूप में नहीं सोचते समझते होंगे। लेकिन जब इंटरस्टेलर मूवी देखकर भी आधुनिक विज्ञान पढ़े समझे लोगों भी इसके ये कथा सुनकर ये विचार नहीं कर पाते हैं, जोड़ नहीं पाते हैं, तो हमें यही मौका है, हमारे लिए यही अवसर है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को इस प्रकार से, हमारी इतिहास पुराण आदि ग्रंथों की कथाओं को इस प्रकार से भी हमें हमारे समाज के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए सबसे पहले तो। बाद में अगर कहीं पर हम अपना साइंटिफिक हेरिटेज रिक्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या उसके विषय में आगे बढ़ सकते हैं, उसकी संभावनाएं बाद में बनती हैं, पहले तो हमारा समाज ही कन्विंस हो इस विषय में। वैदिक काल गणना प्रणाली, तो इसके विषय में भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये टाइम की बात है।
और उत्तरायण दक्षिणायन देवताओं के पर्व, ब्रह्मा का लोक चतुर्युगी कितनी होती है, मनु का काल, ब्रह्मा का दिन, ये सब विषय में भी बहुत सारा विचार और काल गणना आदि करके बाद में हम इसको विस्तार दे सकते हैं। इस विषय को इस व्याख्यान में तो केवल प्रस्तुतिकरण हुआ इस विषय का, क्योंकि एक व्याख्यान में सब कुछ संभव नहीं है। जैसे संकल्प लिया जाता है, इसकी भी कुछ बात हुई थी। आज भी जब हमारे धार्मिक कर्मकांड आदि में, व्रतोत्सव पर्व आदि में संकल्प लिया जाता है, तो उसमें भी ये सब कौन सा मनवंतर, कौन सा युग आदि ये सब बोला जाता है। तो लोकेशन मतलब स्पेस और टाइम की एग्जैक्ट उच्चारण उस समय होता है, और उसको वेरीफाई किया जाता है ज्योतिष के द्वारा, कि भाई पंचांग के द्वारा, कि पंचांग में अमुक दिने अमुक अयने अमुक तिथि अमुक वासरे, ये सब बोला जाता है। कौन सा ग्रह, अगर और डिटेल में संक्षिप्त में, तो संक्षिप्त में पूरा हो जाता है कि यथा वर्तमान नक्षत्र लोक ग्रह, यथा वर्तमान नक्षत्र योग करण लग्न मुहूर्त समवाय एवं ग्रहण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ, ऐसा संक्षिप्त में समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन अगर डिटेल में करना है, तो फिर कौन सा ग्रह, 9 ग्रहों में कौन से ग्रह कौन से राशि में, कौन से नक्षत्र में स्थित हैं, आदि आदि भी बोला जाता है। तो ये गणितीय गणना के साथ ही है, और एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि पंचांग में कुछ भी दिया और कुछ भी बोल दे तो चल जाता है। या तो संक्षिप्त में बोल दिया जाता है, या फिर विस्तार से एग्जैक्टली बोलना पड़ता है, क्योंकि संकल्प में हुई त्रुटि का दुष्प्रभाव भी आगे की विधि के ऊपर पड़ता है या माना जाता है। तो इतनी सूक्ष्मता से ये सब विचार किया जाता था, और हमारी जो रिचुअल्स हैं इन सब में इतना सारा विचार करके ये सब बनाया गया था। इस विषय में अन्य संदर्भों को हम जाने दें, तो मूल तो जो बात वैज्ञानिक थी यहाँ पर, उसके इसका जो निष्कर्ष है उसकी तरफ चले जाते हैं, कि समय निरपेक्ष नहीं है, स्थान भी निरपेक्ष नहीं है, स्पेस इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, ये भी मॉडर्न फिजिक्स में आता है। और आधुनिक भौतिकी आइंस्टीन की सापेक्षता में ये दोनों बातें आती हैं, दोनों ही परंपराओं में स्वीकृत है। मॉडर्न फिजिक्स में भी टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट। ये एमएससी फिजिक्स या एमएससी मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनको ये मैथमेटिकल फिजिक्स के भाग के रूप में कैलकुलेशंस के हिसाब से डिडक्शन ये करवाया जाता है। और भविष्य के व्याख्यान में हम स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट ये भी कवर करने का प्रयत्न करेंगे। वेदांत दर्शन या अन्य दर्शनों के जिससे भी संभव होगा, वेदांत दर्शन में तो दोनों हैं ही, कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट। तो विचार पूर्वक दृष्टांतों के द्वारा ये सब दिया गया है। जैविक प्रभाव भी हमने विचार किया, लोगों का पदानुक्रम उच्च लोक में उतना अधिक समय विस्तारण होगा, ये भी। और गणितीय सटीकता वैदिक साहित्य में परिशुद्ध काल गणना और संकल्प मंत्र में व्यवहारिक प्रयोग भी हमने विचार किए थे। और पश्चिमी जो डेटिंग है उसके ऊपर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कोई भी विषय में हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो ऐतिहासिक पात्र हैं, उन सब के विषय में, और ज्ञान की जो प्राचीनता है वो उस पर भी विचार करना चाहिए, कि टाइम रिलेटिविटी क्या आइंस्टीन ने दी तभी अस्तित्व में आई थी, या उससे पूर्व थी, उससे प्राचीन टाइम रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है। शोध के लिए इसमें हम ये सुझाव देते हैं, अगर उस समय नहीं दिए गए थे तो, कि अन्य पुराणों में भी समय विस्तारण की घटनाएं खोजनी चाहिए। विभिन्न लोगों की दूरी की गणना हमें सूर्य सिद्धांत के आधार पर करनी चाहिए। रिवर्स कैलकुलेशन के द्वारा लोगों की ज्ञात दूरी से यात्रा का वेग निकाल सकते हैं हम, प्रकाश के वेग से इसकी तुलना भी कर सकते हैं। ये मॉडर्न मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ, मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों के स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। विमान शास्त्र का अध्ययन तो प्राचीन विमानों की तकनीक और अंतरिक्ष यात्रा की क्षमता के ऊपर भी के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है, कि अभी हमारी पहुंच कितनी पहुंची है। अभी मार्स मिशन, मार्स पर तो ह्यूमंस नहीं पहुंचे हैं, तो ये कैसे संभव था। और भौतिक, गणित और संस्कृत साहित्य, इन तीनों के ऊपर मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। दार्शनिक तत्व और वैज्ञानिक सिद्धांत के हिसाब से ही भी इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। और खास करके खास करके दर्शन के ग्रंथों में जो था,
कि जो सिद्धांत थे कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट, तो उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी चर्चा हुई थी उससे कुछ निष्कर्ष निकाला गया था, उसको हम यहाँ पर रोकते हैं, क्योंकि दूसरे व्याख्यान का भी हमें कुछ त्वरितता से संदर्भ लेना है, उसके भी सारांश को देखना है। तो हम ये था लेक्चर नंबर 6 का कुछ विवरण, कुछ सारांश, कुछ रिव्यू रिवीजन कहें। अब देखते हैं आगे। लेक्चर नंबर उसके बाद का जो था 7, क्या भौतिक आधुनिक भौतिक विज्ञान वैशेषिक दर्शन की नींव पर खड़ा है। तो उसके विषय में यदि हम विचार करें तो ये 23 नवंबर को हुआ था, और हमने महर्षि कणाद के स्मरण से उनके विषय में जो भी प्राप्त संदर्भ है कि उनको भगवान महेश्वर की कृपा से वैशेषिक दर्शन की का ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि वे धान्य के कणों को एकत्रित करके अपना जीवन निर्वाह चलाते थे और इसलिए उनका नाम कणाद पड़ा था। इतना तपस्यामय जीवन था उनका। तो कश्यप गोत्रीय महर्षि कणाद के ऐसे स्मरण से हमने इस व्याख्यान की शुरुआत की थी। बाद में षड दर्शनों में उसका स्थान, समय काल, उसकी प्रकृति, वो प्राचीन भौतिक विज्ञान के ऊपर विशेष प्रकाश डालता है ऐसा, या फिर रियलिज्म कहें या यथार्थवाद और प्राकृतिक विज्ञान को भी वो आधार बनाता है। और उसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के निर्माण, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं परमाणु, द्रव्य और पंच महाभूतों का तार्किक विवेचन, उसका लॉजिकल एनालिसिस के ऊपर भी ये काम बताता है। और वैशेषिक दर्शन धर्म और विज्ञान के बीच तार्किक सेतु का कार्य करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण इस दर्शन का स्वरूप है। इसमें परमाणु की अवधारणा क्या रही और उसका स्वरूप क्या रहा। इसमें तो जो परमाणु है वैशेषिक दर्शन में, वे उसके गुणधर्म क्या रहे, अदृश्य है, अविनाशी है, नित्य है, परिमंडल स्वरूप है। तो ये जो सूत्र, वैशेषिक सूत्र 7.1.20 में दिया गया, और बाद में आधुनिक 19वीं शताब्दी की शुरुआत में डाल्टन ने क्या दिया, और उसमें भी गोलाकार की ही बात हुई। तो उसका कंपैरिजन हमने देखा था कि छब्बीस लगभग 2600 वर्ष पूर्व, कम से कम 2600 वर्ष पूर्व ये दर्शन था। और हमें तो वैशेषिक दर्शन की झांकी महाभारत में भी मिलती है, क्योंकि महाभारत में जब पंच महाभूतों की बात आती है तो इन्हीं दर्शनों के अंदर न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य और पूर्व उत्तर मीमांसा आदि के जो सिद्धांत हैं हमें महाभारत और 18 पुराणों में भी मिलते हैं। तो वैशेषिक दर्शन में जो पंच महाभूतों की बात और उनके गुणधर्मों की बात आती है, वो गुणधर्मों की बात व्याख्यान के रूप में, संवाद के रूप में महाभारत में भी पंच महाभूतों के गुण की बात डिटेल में मिलती है, एक एक करके, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु की। तो दर्शन जिस रूप में सूत्रों के रूप में प्राप्त है, गुम्फित सूत्रों के रूप में, संस्कृत सूत्रों के रूप में हमें प्राप्त है, वो भले ही 2600, 2700, 2800, 3000 वर्ष पूर्व का रहा हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कणाद ने कहीं पर ये क्लेम किया है कि ये इसका आविष्कार मैंने किया है, जैसे आजकल पेटेंट ली जाती है या आविष्कार के लिए अपना नाम क्लेम किया जाता है, अपना रॉयल्टी क्लेम की जाती है, उसके ऊपर अपना हक जमाया जाता है। जैसे कौटिल्य चाणक्य ने भी यही बात की थी कि पूर्वाचार्यों के द्वारा जो भी ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ है इस विषय में, अर्थशास्त्र के विषय में, उसको मैं उसका मैं संकलन कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार जो ज्ञान उपलब्ध है, और ये हम मानते हैं कि ये सनातन ज्ञान है, सदा सनातन वैदिक धर्मशास्त्रों का ज्ञान सनातन है। और प्रकृति, इस ज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार प्रकृति चलती है, प्रकृति अपने कार्यों को आकार देती है। निर्माण और संहार की प्रक्रिया, प्रलय और संहार की प्रक्रिया, सृष्टि, निर्माण और प्रलय संहार की प्रक्रिया सृष्टि की इन सिद्धांतों के आधार पर होती है। तो ये सिद्धांत थोड़ी ही बदलेंगे। और क्योंकि ऐसा सृष्टि का सर्जन और प्रलय कई बार होता रहा है, ऐसा हमारा संदर्भ है हमारे शास्त्रों में, तो ऐसा थोड़ी है कि वैशेषिक दर्शन एक युग में अलग था और बाद में प्रलय के बाद दूसरी चतुर्युगी के बाद कुछ नया वैशेषिक दर्शन या उसके सिद्धांत आए। वही वैशेषिक दर्शन होता है। उसमें कालक्रम से अलग अलग युगों में, और उसको उसको बोलते हैं कल्प भेद भी, कहीं कहीं पर बोल देते हैं कि कल्प भेद से पात्रों के नाम, स्वरूप, कथा में कुछ कुछ परिवर्तन हो जा सकता है, उसके क्रम में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन
सिद्धांतों में कोई परिवर्तन, सनातन सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये बात हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इनको सनातन इसीलिए कहा जाता है कि ये स्पेस और टाइम से परे हैं, मतलब स्पेस टाइम से के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए ये सनातन है। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो सत्य की जो व्याख्या है, सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम सत्य नेत्र सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः, इस रूप में श्रीमद् भागवत में, क्षमा कीजिएगा, सत्य स्वरूप परमात्मा की जो व्याख्या है, तो जो त्रिकालातीत हैं, जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में सत्य स्वरूप हैं, वही रूप में है, बदलते नहीं है, हाँ, उसी को सत्य बताया गया है। और ऐसे ही ये सनातन सिद्धांत है। प्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि निर्माण होता है तो इन्हीं सिद्धांतों के आधार, इन्हीं दर्शन सिद्धांतों के आधार पर निर्माण होता है, ऐसा हमारे आचार्यों का, हमारी ऋषि परंपरा का, हमारे शास्त्रों का दृढ़ मत है और दृढ़ विश्वास है। तो वैशेषिक दर्शन आधुनिक भौतिक विज्ञान की जब तुलना की गई, उसकी उसके पक्ष, समय, परिभाषा, आकार और गति के रूप में, तो ये हमने वहां पर तुलनात्मक विश्लेषण विश्लेषण की बात की थी। द्रव्य और पदार्थ की अवधारणा क्या है, पंच महाभूत के रूप में है। तो उसमें जब पंच महाभूत की बात करते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूप में पृथ्वी ठोस है, जल द्रव है, तेज ऊर्जा प्लाज्मा है, वायु गैसियस फॉर्म में है, और आकाश अंतरिक्ष जो है उसकी जो अवधारणा है, उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे विषय हैं जो आधुनिक मॉडर्न साइंस के पास अभी उतने मुद्दे अंतरिक्ष के रूप विषय में, आकाश के रूप में नहीं है। अन्य द्रव्य जो है, अधिक काल, आत्मा, मन, इसके ऊपर भी विचार हमने इसकी इस श्रृंखला में, इस संगोष्ठी की श्रृंखला में पहले भी किए हुए हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान में भी पृथ्वी, जल, वायु और तेज की ही बात आती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये चार स्टेट पदार्थों की जो अवस्था है, वो चार, इस चार में ही विचार किया जाता है। तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम की बात आती है, दिक् और काल के रूप में ये वैशेषिक दर्शन में दिए हुए ही है, और उनसे एग्जैक्टली ये स्पेस और टाइम के रूप में मेल खाता है। गति के नियम जो देखें तो उसका भी तुलनात्मक अध्ययन वैशेषिक दर्शन के सूत्रों के आधार पर, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, खास करके जो न्यूटन के नाम से है, उसके वैशेषिक सूत्र और उनकी व्याख्या उपलब्ध होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भी तृतीय नियम जो है, वो ये यथा माम प्रपद्ये जनते तांस तथैव भजाम्यहम के रूप में उसका विस्तार हो सकता है। गीता में वैशेषिक दर्शन के उन्हीं तत्वों की बात अष्टधा प्रकृति के रूप में, कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। और वैशेषिक के 9 द्रव्यों से ये भी अनुरूप है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, असत का नाश। और इसके साथ भी वैशेषिक दर्शन का सूत्र ना वस्तु तो वस्तु सिद्धि ही, ये बिल्कुल उसी अर्थ का विस्तार करने वाला बनता है। महाभारत के शांति पर्व में, अभी जैसे मैंने बताया था, तो भरद्वाज ऋषि और महर्षि भृगु के संवाद में पंच महाभूतों के गुणों का विस्तृत और वर्णन 184 186 अध्याय तक मिलता है। तो वैशेषिक दर्शन के सिद्धांतों की पुष्टि हमें महाभारत, पद्म पुराण आदि बहुत सारे ग्रंथों में मिलती हैं, क्योंकि कणाद वैशेषिक शास्त्र के हैं, गौतम न्याय शास्त्र के आचार्य हैं, कपिल सांख्य शास्त्र के हैं। ऐसा संदर्भ पद्म पुराण में मिलता है। यह संकेत करता है कि वैशेषिक दर्शन जो केवल 600 ईसा पूर्व माना जाता है, 2600 वर्ष पूर्व का माना जाता है, वे वास्तविक रूप में उससे भी प्राचीन हो सकता है, ऐसा पद्म पुराण में जब उसको गौतम, ऋषि गौतम और ऋषि कपिल मुनि के साथ जोड़कर बताया जाता है, तो ये विचार मिलता है। तो वास्तविक समय काल, महाभारत काल, महर्षि कणाद, न्यूटन, तो इतना प्राचीन काल से हमारा चला आ रहा है। वैशेषिक दर्शन के इन सिद्धांतों को हम महाभारत, पद्म पुराण, उपनिषद आदि में भी प्राप्त कर सकते हैं। और एक सुव्यवस्थित संकलित ग्रंथ के रूप में वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का प्राप्त होता है। इसलिए वेस्टर्न ये स्टाइल है कि लेबल लगा दिया जाता है कि ये इसकी खोज इन्होंने की थी, जबकि हमारे किसी भी महर्षियों ने ऐसा नहीं कहा है। उनको गुरु परंपरा में, आचार्य परंपरा में वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा वे कहते हैं। ये हमारी परंपरा है, और उनके पूर्वाचार्यों से उनको ये प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये सनातन ज्ञान है, और ऐसे ही ये आगे परंपरा से प्राप्त चलता रहेगा,
चलिए मान लीजिए कि वैशेषिक दर्शन के सूत्र लुप्त हो गए, तो ये भी बताया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, कि किसी मनीषी के द्वारा, आचार्य के द्वारा उनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हमारा जो विचार है वो तो लुप्त ज्ञान विज्ञान को, वैदिक ज्ञान विज्ञान को पुनः उद्भासित करने तक का विचार करता है। और ऐसे ऐसे दृष्टांत भी हैं, जैसे रामानुजम को जो गणित के सिद्धांत प्राप्त हुए, वो मॉडर्न मैथमेटिक्स भले ही अभी अनुमोदन करता है और क्लेम करता है कि उन्होंने, लेकिन उनके पास कोई रीजन नहीं है ये साबित करने का कि 10वीं पास रामानुजम जी को कैसे वो सिद्धांत प्राप्त होते थे और कैसे उन्होंने मॉडर्न मैथमेटिक्स के इतने सारे मैथमेटिशियंस को काम पे लगा दिया, अभी तक काम पे लगे हुए हैं। यही बात वैदिक गणित के रूप में है। वैदिक गणित के सिद्धांत भी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज को प्राप्त हुए, और उनका आधार वैदिक दर्शन शास्त्र ही है, क्योंकि वो सिद्धांत भी दर्शन की ही बात करते हैं। इसमें हमने पंचतंत्र की बात की थी कि कैसे पंचतंत्र का जो ट्रांसलेशन है वो मूल संस्कृत में था, और बाद में फारसी, अरबी, ग्रीक, स्पेनिश, इंग्लिश, इटालवी और फ्रेंच और जर्मन तक 19वीं शताब्दी तक, पिछले 1000, 1500, 2000 वर्ष में होता रहा। और कहीं पर उसमें पात्र बदल गए, लेकिन जो सिद्धांत थे, जो उपदेश थे, वो वहीं के वहीं रहे। और पुस्तक ग्रंथ का नाम भी बदल गया, कहीं पर लेखक के नाम भी बदल दिए गए, लेकिन वो वहीं का वहीं रहा। तो ऐसे कहीं भारत का भी ज्ञान विज्ञान पंचतंत्र की तरह अन्य संस्कृत ग्रंथों का, वैशेषिक दर्शन से लेकर सबका ज्ञान विज्ञान तो उन देशों में नहीं पहुंचा होगा। ये भी विचार करने का एक शोध का एक विषय रह सकता है। हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स प्रोजेक्ट, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का प्रोजेक्ट आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी बॉम्बे द्वारा चलाया जा रहा है। फिजिक्स नहीं है ये, हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है आईआईटी गांधीनगर में। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास के भी प्रोफेसर उसमें जुड़े हुए हैं। और निष्कर्ष ये है कि बिना आधुनिक उपकरणों के केवल तर्क और अंतर्दृष्टि और चेतना के द्वारा परमाणु द्रव्य और गति के नियमों का, महर्षि कणाद के द्वारा, अगर हम ये न भी माने कि ये सनातन है और परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, या भगवान शिव ने उनको दिया था, इसका प्रकाश किया था उनकी बुद्धि में, तब भी अगर माने कि महर्षि कणाद सामान्य मनुष्य थे, वैज्ञानिक बुद्धि के थे, तब भी उन्होंने बिना आधुनिक उपकरणों के केवल तर्क, अंतर्दृष्टि और चेतना के आधार पर, अवलोकन के आधार पर, प्रकृति के, अपनी आसपास की सृष्टि के अवलोकन अवलोकन के आधार पर परमाणु द्रव्य और गति के नियमों को दिया। 2300 वर्ष पूर्व, न्यूटन से भी 2300 वर्ष पूर्व, डाल्टन से भी 2400 वर्ष पूर्व ये दिए। इसमें हमें ऐतिहासिक साक्ष्य देखने चाहिए, तार्किक देखने चाहिए, और विश्लेषणात्मक जो इसमें मिलते हैं सिद्धांत वो भी देखने चाहिए, कि प्राचीन ग्रंथों में ये संदर्भ स्पष्ट रूप से मिलते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्राचीन ग्रंथों में 9 द्रव्यों के रूप में वर्गीकरण चेतना का समावेश करके स्पष्ट रूप से मिलता है। ऊर्जा संरक्षण और कार्य कारण सिद्धांत के रूप में भी इसमें बहुत सारा विज्ञान भरा पड़ा है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए, और अपनी प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा को पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए हमें ललक होनी चाहिए, उसके लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। शिक्षा में महर्षि कणाद से प्रारंभ करना चाहिए, न कि केवल डाल्टन, न्यूटन से। ऐसा भी हमने इसमें विचार किया था। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय है हमारे यहाँ, ये विरोधाभासी नहीं है, क्योंकि विज्ञान की जो प्रवृत्ति है, कारण को देखना, कारण को ढूंढना, क्यों पूछना, कई सारे प्रश्न करना, सत्य की ओर जाना, वही अध्यात्म की प्रकृति भारत में रही है, भारतीय अध्यात्म का भी वही स्वरूप है। तो सत्य को खोजने के दो मार्ग कोई कह सकता है, लेकिन भारतीयों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, अथा तो धर्म जिज्ञासा, यहाँ धर्म गुणधर्म भी है, विशिष्टता भी है, ये वैशेषिक दर्शन का पहला सूत्र रहा है। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान निश्चित रूप से वैशेषिक दर्शन की नींव पर खड़ा है, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा हमारा भाव बना था। तो ये हुआ लेक्चर 7 की बात। अब लेक्चर 9 और 10 को हम बहुत संक्षिप्त में और कर